हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है आपकी सीडीपी पेडागोजी। कुछ सीडीपी रहेगी, सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, कुछ पेडागोजी रहेगी आपकी। देखिए पहले प्रश्न आ गया आपका। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। देखिए बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा है। बात करते हैं गमक, मनोवैज्ञानिक, संवेगात्मक और सामाजिक। बी ऑप्शन है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक। सी ऑप्शन आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, गमक और सामाजिक। डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा होता है। तो बालक का विकास हमारा शारीरिक, संज्ञानात्मक और गमक, चलने फिरने की क्रिया और आपका सामाजिक, ये चीज़ों पे आपका हमारा यानी कि बच्चे का शारीरिक क्षेत्र यानी कि जो विकास होता है इन चीज़ों में बटा रहता है आपका। पहला शरीर की संरचना, फिर आपका उसका संज्ञानात्मक क्या है, गमक, उसकी वृद्धि ग्रोथ और आपका सामाजिक, क्योंकि समाज से ही शरीर वृद्धि है बालक की। खेल कूद समाज में रहता है, जैसा समाज में रहता है बच्चा वैसे ही सीखता है। जैसा भाव में रहता है वैसे ही बच्चा अपने विचार अपने दोस्तों के साथ हाव भाव करता है, बोलता चलता है, खेत कूल फाँदता है। तो ये है आपकी। ठीक है, शारीरिक व भौतिक क्षेत्र शारीरिक विकास को तत्पर किसी भी व्यक्ति के सामान्य शारीरिक विकास में परिवर्तन हो जाता है। अगर हम अब संज्ञानात्मक विकास की बात कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास, देखिए संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र जैसे आपका संज्ञा सभी प्रकार की जैसे प्रक्रियाओं संदर्भित करता है, जैसे कि समझाना, याद करना या सीखना या विश्लेषण करना या समस्या समाधान लागू करना एवं मूल्यांकन करना, क्या आपके संज्ञानात्मक विकास में। अब हम गमक की बात कर ले। गमक क्या है। गमक है आपका अनुक्षेत्र। अनुक्षेत्र में जो कौशल बच्चों के शरीर की बड़ी छोटी मांसपेशियां नियंत्रण करने के साथ या उपयोगी करने की क्षमता या संबंधित शेष अवस्था के दौरान गमक क्षमता क्या होती है आमतौर पर, यह आपका गमक है। भावनात्मक क्या है आपका। देखिए भावनात्मक या सामाजिक क्षेत्र क्या है। सामाजिक कौशल में बच्चा आत्मसम्मान के विकास सहित एक व्यक्ति व अन्य लोगों के बीच रहन सहन, वार्तालाप, बातचीत, यही क्या है आपका सामाजिक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि विकास दिशात्मक और सिर से पैर की ओर होता है। देखिए निम्न में कौन सा सिद्धांत ये दर्शाता है कि जो विकास होता है यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। शीर्षक गामी सिद्धांत या निकट दूर सिद्धांत। अगर हम इसकी बात कर लें तो ज़्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं, जो हमारा विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, तो आपको शीर्षगामी सिद्धांत, ये ऑप्शन सही है, शीर्षगामी सिद्धांत। क्योंकि जो विकास का जो हमारा क्रम्स होता है सिर से नीचे की ओर अक्सर होता है, इसे सैफ्लो कांडल सिद्धांत भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सैफ्लो कांडल सिद्धांत भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान कर चलने का ही पूछ लेता है, सैफ्लो कांडल क्या होता है। ये आपको सैफ्लो कार्डल इसको हम विकास सैफ्लो कार्डल भी कहते हैं। ये सैफ्लो कार्डल सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत वृद्धि एवं विकास की दिशा का वर्णन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अपने सिर फिर हाथ पैरों पर नियंत्रण हासिल करना सीख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, राघव जब शिशु था तो उसके माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। देखिए जब राघव जब शिशु था तो उसके माता पिता स्नेह से वंचित रहना पड़ा और बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे कुछ संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है
और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव विषय में विकास और कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से बढ़ित होता है? निरंतरता, अनिरंतरता का मुद्दा, या आरंभिक परावर्ती अनुभवों का मुद्दा, या प्राकृतिक एवं पालन पोषण का मुद्दा, या आपका एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा। इसकी हम बात कर लेते हैं। निरंतरता या आंतरिक का मुद्दा नहीं, ये निरंतरता आंतरिक का मुद्दा नहीं हो सकता, ये नहीं है। क्योंकि फिर आरंभिक परिवर्तन मुद्दा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा, क्योंकि उसका जो पालन पोषण रहा है, प्राकृतिक ने उसको पाला पोष कर बड़ा किया है, तो इसमें क्या आएगा? प्राकृतिक पालन पोषण का मुद्दा आएगा। क्योंकि जो प्राकृतिक पोषण की बहस उसे सापेक्ष धारणा से संबंधित है, जो दोनों स्तर पर मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जैसे व्यक्तित्व, संज्ञानात्मक लक्षण, स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट प्रश्न। वह खेल जो बच्चे दूसरों के विचार, विश्वास और भावनाओं को समझने में सहायता होते हैं, क्या कहलाते हैं? वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचार और विश्वासों को, भावनाओं को समझने में सहायता होता है और क्या कहलाता है? कल्पनाशील वाला खेल, या समांतर खेल, या एकांकी खेल, या स्वतंत्र या एकांकी खेल। जब क्या है तो अगर बच्चे जो खेल को दूसरों के विचार या विश्वास या भावनाओं को खेलते थे, दूसरों के भावना, विश्वास यानी विश्वासों पर खेलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कल्पनाशील वाला खेल बोलते हैं। ये ऑप्शन इसका सही है। क्योंकि लेव वाइगोस्की रूसी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे, जिनके अनुसार मंक बिलीव प्ले के अवसर एवं आत्म निगमन के बीच एक तालमेल, कोई संवेग नहीं है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित क्रिया कल्पनाशील नाटक विकास में अग्रणी कारक है। समीपस्थ विकास का एक अनूठा एवं व्यापक रूप से प्रभावशाली क्षेत्र है, जिसमें बच्चे चुनौतीपूर्ण कौशल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ प्रयोग करते हैं एवं सांस्कृतिक रूप से मूल्यवान रक्षा हासिल करते हैं। अब हासिल करते हैं क्योंकि स्वयं जो आपका नियमन की जो नींव रखने के लिए प्रारंभिक जो हमारा बचपन होता है, ऐतिहासिक अवधियाँ होती हैं, जिसमें जटिल क्षमताओं की एक समूह होता है, जिसमें आवेग या भावना, निरंतर विचार, व्यवहार चलते रहते हैं। तो यह क्या है? कल्पनाशील खेल की परिवेशना होती है। नेक्स्ट प्रश्न। 5वां प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तारकण के किस चरण पर छात्र गमन लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि उनका पालन करे? एक अच्छा लड़का, अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, या दंड। अगर देखिए लॉरेंस कोलबर्ग की अगर हम बात करें, तो कहा था उन्होंने एक अच्छा या एक अच्छी लड़की का उन्मुखीकरण, या दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण, ये तो नहीं हो सकता। या अंतर्प्रयोजन उन्मुखीकरण, ये भी नहीं हो सकता। सामाजिक क्रम को बनाए रखने का उन्मुखीकरण, ये भी नहीं है। क्योंकि हमें नैतिक तर्क किस चरण छात्र गमन लेते हैं? प्रत्येक व्यक्ति के निगम में एक प्रकार से लागू किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वह एक अच्छा लड़का हो, एक अच्छी लड़की हो, उन्मुखीकरण। आपका ए ऑप्शन ही ठीक है इसमें। देखिए, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोलबर्ग के अनुसार गुड बॉय गुड गर्ल्स ओरिएंटेशन पारंपरिक नैतिकता को इंगित करता है, क्योंकि इस चरण के दौरान बच्चों के नैतिक व्यवहार का कारण स्वीकृति प्राप्त करना एवं अन्य निंदा से बचना है। नेक्स्ट प्रश्न। कल फ्रेंड्स आपकी मैराथन क्लास कराएंगे CDP की,
कल का टॉपिक रहेगा आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं और जो हर परीक्षा में सारी जितनी भी भारत में आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश है, सी टेट है, यूपी टेट है, या आपका हरियाणा टेट है, राजस्थान टेट है या रीट है, सभी का निचोड़, अच्छे अच्छे प्रश्नों का निचोड़ लिया है जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। उस पर हम कल मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, समावेशी शिक्षा। और कल की क्लास देखना सभी मित्र, जो भी है मिस मत करना, बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी कल की आपकी, सी टेट के लिए भी, यूपी टेट के लिए भी, एमपी टेट के लिए, हरियाणा टेट या रीट के लिए, सभी के लिए। देखिए छठे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। तो इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित कर रही है? केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता या वर्ग समावेशन? अगर हम तो क्या इस सारा कर रही है? हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो क्या आप सारा क्या कर रही है? तो आपका क्रमबद्धता तो जब होता है जब छोटा या बड़ा गिलास होता है। हमारा केंद्रीकरण, ये ऑप्शन सही है, केंद्रीकरण। क्योंकि केंद्रीकरण की स्थिति वस्तु एक विशेषता या आयाम पर का ध्यान केंद्रित करने का कार्य करती है। केंद्रीकरण का एक उदाहरण जैसे नींबू पानी की मात्रा का ध्यान केंद्रित करने वाला बच्चे जो टुकड़ों व आकार के बजाय मात्रा की परवाह करता है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तु के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं? फलक, तार्किक, मानसिक समझ उभरने लगते हैं। देखिए पियाजे के किस विकास के काल बालक वस्तु के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं और फलक, तार्किक, मानसिक समझ उभरने उनकी लगती है। कौन सा काल है पियाजे का? बात कर लेते हैं कौन सा काल है। पूर्व सक्रियात्मक चरण, मूर्त सक्रियात्मक चरण या उत्तर सक्रियात्मक चरण या औपचारिक सक्रियात्मक चरण? अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि मूर्त सक्रियात्मक अब चरण। देखिए मूर्त सक्रियात्मक चरण क्या है आपका? देखिए प्री ऑपरेशनल चरण पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मूल दूसरा चरण है। क्या है? प्री ऑपरेशन चरण पियाजे का दूसरा चरण है। ये अवस्था 2 साल से लगभग 7 साल तक होती है। कितने से? 2 साल से 7 साल तक, ये लगभग साल की उम्र तक चलती है। इस अवधि के दौरान बच्चे प्रतीकात्मक स्तर पर सोच रहे हैं लेकिन अभी तक संज्ञानात्मक कार्यों का उपयोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न बात कर लेते हैं। अमन एक पहेली के टुकड़ों को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए जूझता है। कैसे, क्या एवं क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत करती है कि लेव वाइगोस्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की वह प्रक्रिया क्या करेगी? बच्चों को दिशाहीन करेगी, उसे आक्रामक बना देगी, अधिगम के लिए स्केल फोल्डिंग का काम करेगी या सीखने में मदद नहीं करेगी? अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो आपका देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार माँ उपयोग रणनीति सीखने के लिए क्या है? स्केल फोल्डिंग के रूप में कार्य करेगी। कौन सा आपका? बी, सी ऑप्शन सही है, स्केल फोल्डिंग का कार्य करेगी, क्योंकि स्केल फोल्डिंग का एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से
बच्चों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक सहायता दी जाती है। आवश्यक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न बात कर लेते हैं लेव वाइगोस्की। देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? देखिए लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है? संज्ञानात्मक द्वंद्व, सहपाठी सहयोग या उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचार्य। लेव सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज, अगर सहायक खोज की बात करें तो हम देखिए लेव वाइगोस्की की बात कर लेते हैं। लेव वाइगोस्की, देखिए लेव वाइगोस्की समाजशास्त्री सिद्धांत के एक मानव विकास को एक सामाजिक रूप से, लेव वाइगोस्की तो एक समाजशास्त्री वो थे सिद्धांत के, उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में डिस्कस करा था, रिसर्च उन पर सिद्धांत दिया था उन्होंने। मानव विकास को एक सामाजिक रूप से मध्यस्थता की प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिसमें बच्चे समाज को अधिक जानकर सदस्यों के साथ सहयोगात्मक संवादों के माध्यम से अपने सांस्कृतिक मूल्यों, विश्वासों एवं समस्या समाधानों प्रस्तुत सक्रिय भागीदारी एवं लचीला उपसमूह संबंधी रणनीतियों का प्राप्त करते हैं। तो क्या है हमारा? सहपाठी सहयोग, बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न, हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों से परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया जाता है? तो शारीरिक गति बोधन विज्ञान वृद्धि, या स्थानिक बुद्धि, या तार्किक गणितीय बुद्धि, यह है आपका अंत व्यक्तित्व बुद्धि। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए उपयुक्त विशेष हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत की अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित है। कौन से थे? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित है। इसमें अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि का संबंध कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? आपका डी ऑप्शन सही है, बुद्धि से संबंधित है, क्योंकि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस खुद की भावनाओं को समझने एवं उनसे संबंधित होने से संबंधित है। अतः व्यक्तित्व बुद्धि वाला व्यक्ति स्वयं की विभिन्न भावनाओं या अवस्थाओं को समझ सकता है। अगर इंटरपर्सन इंटेलिजेंस स्वयं के मूड, स्वभाव एवं इरादों के लिए उचित प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखता है ये। नेक्स्ट प्रश्न, 11वां प्रश्न, हेतल घर से गुजरती है। देखिए हेतल घर से गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण भी है। पुष्कर विद्यालय में अनुदेशन का माध्यम हिंदी, वह ये भाषा नहीं जानती। तो पुष्कर विद्यालय अनुदेशन का माध्यम हिंदी, वह इस भाषा को नहीं जानती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? हेतल को विद्यालय में सिर्फ हिंदी बोलने के लिए? बिल्कुल गलत। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। तो आपका कौन सा प्रश्न करेक्ट हुआ इसका? दूसरा ही, आपका बी ऑप्शन ही सही है इसका। देखिए जब हमको एक जो विद्यार्थी नए, एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे हम आपको, पेपर आने दो कि आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। जो नए स्टूडेंट है, सिर्फ एक ट्रिक बतानी है मुझे आपको कि आपको प्रश्न कौन सा लगाना है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई 2020 में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को मंजूरी दी थी। कितने को? जुलाई 2020 में दी थी। अगर हम इसकी बात कर ले हैं तो जुलाई, मार्कर भी नहीं चल रहा,
जुलाई 2020 क्या है आपका एनईपी को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य है कि स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। अब इसमें कहा इन्होंने, देखो, बहुभाषी शिक्षा एम एल ई का लक्ष्य सामाजिक न्याय, समानता एवं मानवीय गरिमा के साथ एक बेहतर दुनिया है, जबकि स्कूली शिक्षा की प्रभावी भाषा या भाषा के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले छात्र वास्तव में संख्यात्मक रूप से बहुमत हो सकते हैं। उन्हें अल्पसंख्यात्मक भाषा के छात्र माना जाता है। वे अक्सर औपचारिक स्कूली शिक्षा में असफल हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि एनसीएफ हमारा 2020 कहता है अगर बच्चा गुजराती बोलता है और उसको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत आती है तो उसमें कहा इन्होंने कि बहुभाषी संस्कृति सृजन करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए ही कहना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि एक दूसरी भाषा को बोलने के लिए। एनसीएफ 2020 क्या बोलते हैं, एनईपी। नेक्स्ट प्रश्न 12वां, चलिए, जेंडर का नहीं है प्रश्न इसमें, कोई नहीं। जेंडर अच्छा, प्रश्न ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, अभी इसको सही करते हैं। पहले ये 13वां प्रश्न कर लो, जो जेंडर वाला प्रश्न है, देखिए जेंडर का नीचे है इसका वो। पहले हम ये 12वां प्रश्न कर लेते हैं, जेंडर वाला। जेंडर क्या है 12वां, देखिए इसमें हम 12वां प्रश्न है ये आपका। चलो 13वां ही कर लेते हैं, बाद में करेंगे उसको। देखिए प्रश्न है आपका, दावा ए, अध्यापक के द्वारा आकलन मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, आपका दावा है। और तर्क कहता है मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा में पृथक करना। तो जो दावा कहा है उन्होंने, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो हमारा ए तो ऑप्शन का सही है। ए की बात करें, ए सही है। आपको इसका दावा क्या कह रहा है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक नहीं, तो हमारा ये नहीं हो सकता। तो इसमें अगर ए सही है तो हमारा ए सही है। और हम बी की आर की बात करें तो आर हमारा तर्क क्या है, हमारा ये आर क्या ए बी का है आपका ये, तो ये हमारा ये गलत है, क्योंकि ए सही है हमारा, आर इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए, शिक्षक विविधा वस्तु छात्रों को विभिन्न संस्कृति और सामाजिक समूह से परिचित कराती है, छात्रों को अपने समुदाय से बेहतर नागरिक बनने के लिए तैयार करती है। अपने समुदाय से ही बेहतर बनने के लिए तैयार करती है, क्योंकि अपना देखो, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी छात्र है, अपने ही समुदाय से बेहतर बनता है, जहाँ पे वो पला है, पोसा है, बड़ा हुआ है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर, वहाँ की सामाजिक, तो उसको ये मोहित करती है। उसी से वो पढ़ता है, लिखता है, बोलता है, वहाँ का मौसम, उसी में वो ढल जाता है। कि जैसे कुछ, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखो, सर्दियों का महीना, गर्मियों का, बरसात का, 3 ये ऋतु आती हैं, तो बच्चा उसमें ढल जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि सर्दी सर्दी, अगर हम नैनीताल जाएं या आपके कहीं शिमला जाएं या कुल्लू मनाली जाएं तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर ठंडी ठंड रहती है, तो वो चीज़ें, वहाँ का मौसम अलग रहता है। या गोवा जाएँ, वहाँ पर मौसम एक सा रहता है, तो ये चीज़ें होती हैं, इन्वायरमेंट में उसमें ढल जाती है। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण रणनीतियाँ कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने में आपकी मदद करेगी, ये आपकी मदद करेगी। नेक्स्ट देखिए, आपका 12वां प्रश्न है, जेंडर। देखिए जेंडर क्या है, 12वां ऑप्शन इसके नीचे आ गया, थोड़ा
इसमें जन्म के समय निर्धारित होता है जेंडर। देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है जन्म के समय या आनुवांशिक विशिष्टता और पूर्व निर्धारित होता है, सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। जेंडर क्या होता है हमारा, जेंडर का देखिए ऑप्शन आपका सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है, ये सी ऑप्शन सही है। देखिए सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित क्या होता है इसका देख लेते हैं। जेंडर वस्तु समाज के भीतर एक सामाजिक कल्पना है जो राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, जाति एवं वर्ग के रूप में महत्वपूर्ण रूप से प्रयुक्त की जाती है। व्यक्तियों, समूह व संस्थाओं के बीच स्त्रीत्व पुरुषत्व के मध्य से अपेक्षाएं निर्मित होती हैं कि कुछ जेंडर क्या, कुछ पुरुष पर ज़्यादा विश्वास करते, कुछ महिलाओं पर ज़्यादा क्या विश्वास करते हैं। तो यही हमारा जेंडर की विचारधारा, जाति, वर्ग, ये क्या हमारा जेंडर ही है ये सब। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से गतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है। देखो हमें नहीं देखना है। गतिशील, निम्नलिखित में से गतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है। बच्चों की सक्रिय सहभागिता, लचीला समूह रचना, सक्रिय अध्यापक, दंड और पुरस्कार का ध्यान। अगर हम बच्चों की सक्रिय सहभागिता पर बात करें ये सही है, अगर इसकी हम बात करें ये तो सही है हमारा, और लचीला समूह रचना ये भी ठीक है, और सक्रिय अध्यापक ये भी ठीक है। तो दंड और पुरस्कार ये ध्यान में ये नहीं है हमारा गतिशील कक्षा की विशेषता, क्योंकि देखिए अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यप्रणालियों से ये गुण सम्मान है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है। एनसीएफ हमारा क्या कहता है, करके सीखने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि व्यावहारिक परियोजना, भ्रमण जनित, अधिगम, अनुभवनात्मक शिक्षण, प्रकरण केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम या शिक्षा में उद्यमिता का एकीकरण या समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन पर जोर दिया जाता है। नेक्स्ट, रसी। देखिए रसी बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। रसी ने उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं और शिक्षण अधिगम का ये उपागम है। रसी ने कहा, रसी किसी का नाम है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। रसी की बच्चों की अवधारणाओं की अति प्रति समझ का आकलन करने के लिए नई विधि का प्रयोग किया गया है। उसने बच्चों से कहा कि एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। तो बाल केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित या उपदेशात्मक, तो अगर हम इसकी बात कर ले हैं तो आपका बाल केंद्रित सही होगा, क्योंकि राशि जैसी शिक्षिका द्वारा बच्चों की समझ को आकलन करने हेतु छात्र केंद्रित उपागम अपनाया है। आज की दुनिया में बाल केंद्रित शिक्षा इस चिंतन पर आधारित है कि छात्रों को अपनी गति से सीखने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये सीखने की प्रक्रिया को पारंपरिक शिक्षा केंद्रित समझ से उलट है, इसके बजाय छात्रों को सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में रखता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को अत्यधिक हतोत्साहित करना चाहिए, क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए या रूढ़िबद्ध धारा को निर्माण करना चाहिए। क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए समावेशी कक्षा में सहयोग प्रणाली सहपाठी क्या हमारा क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी ऑप्शन ही आपका सटीक है इसमें। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि एक ही कक्षा में सामान्य एवं दिव्यांग साथ साथ सीखने वाले विभिन्न व विविध छात्र हैं। देखिए आपकी क्या है समावेशी शिक्षा की कल आपकी मैराथन क्लास रहेगी मित्रों, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को पास ये क्लास शेयर करना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। हम जल्दी ही आपको देखो कल मैराथन क्लास कराएंगे, हो सकता है फिर अगले दिन भी मैराथन क्लास तैयार कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। अधिक से अधिक मैराथन क्लास कराएंगे आपको, जिससे आपको अच्छे से अच्छे नंबर से आप पास कर सको सीटेट। दिव्यांग साथ साथ सीखने वाले विभिन्न विविध छात्र यहाँ सहपाठी प्रणाली आपकी कक्षा में
छात्रों को उन्हें विशिष्ट कार्यों या कौशल के साथ दूसरों का समर्थन करने के लिए कहती है। जो छात्र दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं, विकलांग छात्रों के लिए मित्र प्रणाली के लाभों का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, अध्यापक है, एक अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग में आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम इसकी डायरेक्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, विद्यालय से बाहर अतिरिक्त मदद लेने के लिए कहना चाहिए, नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। विद्यालय के विशेष सेक्शन को बनाने चाहिए, नहीं, ये भी नहीं हम कर सकते क्योंकि एक टीचर के नाते। योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए, ये भी नहीं बना सकते हम। अब देखिए, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम को संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर। सहयोगात्मक मतलब जो सहयोग दे सकें बच्चों का और अधिगम लर्निंग के लिए। देखिए, वंचित बच्चा वह है जो समुदाय के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आता है। जो समुदाय के पिछड़े वर्ग में आता है वंचित बच्चा, जो किसी न किसी प्रकार के अभाव के कारण स्कूल से लाभ नहीं उठा सकता। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि स्कूल से लाभ नहीं उठा पाता। ऐसे बच्चे संयंत्री शैक्षणिक घाटे, उच्च विद्यालय छोड़ने की दर और बौद्धिक कार्यकलापों में उत्तरोत्तर गिरावट दर्शाते हैं। शिक्षक स्कूल के कर्मचारियों एवं छात्रों के लिए स्कूल के भीतर व्यवहार के मानदंड स्थापित करना। शिक्षक या स्कूल स्टाफ या छात्रों द्वारा किसी भी समाज विशेष में किए गए जाने वाले भेदभाव के रूपों का समय पर पता लगाना कि हमारे स्कूल में बच्चे की कोई भेदभाव तो नहीं कर रहा है, टीचर स्टाफ कोई भी बच्चों के बच्चे करते हैं ना आपस में। यह एक आसान काम नहीं है क्योंकि भेदभाव के कई रूप स्वीकृत व्यवहार का हिस्सा बन गए हैं। किसी का ध्यान नहीं जाता और बहुत संख्यकों द्वारा इसमें चुनौती नहीं दी जाती। एक शिक्षक को कक्षा में प्रत्येक बच्चे को आवश्यकताओं के अनुसार सहयोगी व विविधतापूर्ण शिक्षण विधियों को अपना ही जाना चाहिए। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी जिसे आड़ा, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली है। अगर हम इसकी बात करें कौन सी कक्षा प्रभावशाली है, अत्यधिक संरचनाबद्ध कक्षा का जहां मुख्यतः शिक्षण मौखिक अनुदेश में होता है, नहीं। कक्षा जहां लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं करते हैं, यही आंसर हमारा सही है, सटीक है बी का। क्योंकि देखिए, आधा वाले बच्चे समय का स्थान संबंधी लचीली व्यवस्था और उच्च रुचि वाली गतिविधियों की तलाश करते हैं। वे स्कूल में एक सक्रिय पाठ्यक्रम एवं सक्रिय घरेलू वातावरण के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। दिन भर में शारीरिक एवं गमक गतिविधियों को शामिल करने में सफलता का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक नवीन परिस्थितियों में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धि का वर्गीकरण है। एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति की प्रकार बुद्धि है अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, व्यावहारिक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। सृजनात्मक बुद्धि, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपकी चिंतन करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार की बुद्धि का परीक्षा करते। चिंतन की हम बात करें सृजनात्मक बुद्धि आएगी चिंतन में। देखिए, सृजनात्मक बुद्धि को किसी भी समस्या या स्थिति की विविधता से चिन्हित किया जाता है। इस क्षेत्र में सृजनात्मक में समस्या एक अप्रत्याशित एवं नया समाधान खोजना शामिल होता है। नेक्स्ट, 20वां प्रश्न आपका, वह छात्र जिन्हें
वह छात्र, देखिए, वह छात्र जिन्हें पठन देखले है उन्हें मुख्यतः निम्न में से दिक्कत आती है। वह छात्र जिन्हें पठन पढ़ने या लिखने में देखने हैं उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? पढ़ने व लिखने में। तो इसकी हम बात कर लेते हैं किस में आती है? पढ़ने व लिखने में। तो यही ऑप्शन इसका सही है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया की प्राथमिक लक्षण इस प्रकार है। पढ़ने में कठिनाई, देखिए क्या है? पढ़ने में कठिनाई, पठन में, देखने में कोई परेशानी, देखने में या पढ़ने में की बात है। देखने में कठिनाई, धीमा प्रभाव या धीमी गति से पढ़ने की दर, खराब बर्तनी या शब्दों की बर्तनी होती है, शब्द अलग अलग बोलते हैं, यहाँ तक कि सामान्य शब्दों के साथ सटीक रूप से सीखने में भी कठिनाई होती है। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे डिसलेक्सिया की प्राथमिक लक्षण है ये। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों के बारे में देखते हैं। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होता है। अगर हम बच्चे के लिए बात कर ले हैं कि बच्चा वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने पैदा होता है, ये रियल बात है, सही बात है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, हाँ ये भी ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है आपका बच्चों बायस की तरह सोचते हैं और सिर्फ कम, ये नहीं। बच्चे सामाजिक अंतक्रिया द्वारा अपने परिवेश में अर्थ प्रसारित करने के लिए भी पैदा होता है। तो आपका डी भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ए और बी डी कौन सा? आपका तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास प्रक्रिया जन्मजात रूप से प्रारंभ हो जाती है, इसलिए बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषकों की तरह होते हैं। बच्चा जो पर्यावरण के क्या है? सक्रिय खोजकर्ता होता है। बच्चे सामाजिक संवाद में माध्यम से अपने पर्यावरण के अर्थ का निर्माण करने के लिए पैदा होते हैं। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के, देखिए 22वें प्रश्न आपका, विद्यार्थियों के काम में त्रुटि के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या? देखिए त्रुटियों के विश्लेषण मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यता आधारित समूह में पृथकीकरण करना। अगर हम इसकी बात करें, विद्यार्थियों को श्रेणीबद्ध करना और योग्यताओं को आधारित समूह में पृथकीकरण करना, ये तो नहीं कर सकते हम। बच्चों की सोच चिंतन को समझना, ये करेक्ट आंसर। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थियों को किसी भी तरह की गलती करने के लिए फटकारना, ये भी नहीं कर सकते हम। विद्यालय में अध्यापकों की क्षमता की तुलना करना, ये भी नहीं कर सकते हम। तो बच्चों की सोच चिंतन या उसकी विशेष जिज्ञासा को समझना, यही आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। बच्चों की, देखिए त्रुटि की समझ क्या है? बच्चों की अंतर्दृष्टि पूर्ण चिंतन के लिए सीखने की प्रक्रिया आवश्यक है। अगर शिक्षक को शिक्षार्थी की सीखने की शैली के बारे में, जो शिक्षक है, शिक्षार्थी जो बच्चे स्टूडेंट हैं, उनके सीखने की शैली के बारे में जागरूक होने में उनकी ज़रूरतों के अनुसार उन्हें पूरा करने के लिए मदद करते हैं शिक्षक अध्यापक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के गलतियों को एक भाग के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये बच्चों को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रश्न, बाईस तेईस, डबल 22 23 कैसे हो गया है? 24, हाँ 23 में, ये 23 में प्रश्न है। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? अगर हम इसकी बात कर ले, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होता है? मनोवैज्ञानिक कारकों से, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, विद्यालय में संबंधित कारकों से, अध्यापक से संबंधित कारकों से। अगर हम अधिगम की बात करें, अधिगम की हम बात कर लेते हैं, तो हमारा मनोवैज्ञानिक कारकों से भी अधिगम होता है, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से भी अधिगम होता है, ये भी ठीक है। विद्यालयों में संबंधित कारकों से ये भी अधिगम होता है, और अध्यापक से संबंधित कारकों से अधिगम होता है। तो ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन इसमें सही है।
अधिगम क्या है, देखो सीखने के लिए 4 स्कूल परिस्थितियां में शारीरिक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य सुरक्षा शामिल है। अपनेपन, जुड़ाव एवं शिक्षकीय समर्थन की भावना, शैक्षणिक चुनौती व जुड़ाव एवं छात्र वयस्कों के लिए सामाजिक एवं भावनात्मक क्षमता महत्वपूर्ण निभाता है। अधिगम का हमारा मनोवैज्ञानिक कारक भी होगा, सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी होगा अधिगम के लिए, विद्यालय से संबंधित कारक भी होंगे हमारे, और अध्यापक से संबंधी भी हमारे अधिगम होंगे कारक। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके बाद उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना, इसका उदाहरण है व्यवहारवाद। इसका उदाहरण व्यवहारवाद या प्रत्यक्ष निर्देशन या सामाजिक संरचनावाद। तो हम बात हो रही है कक्षा में विद्यार्थियों को त्योहारों को मनाने के अनुभव को साझा करने के अवसर देना है, उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देने का उदाहरण क्या हो सकता है। तो अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो सामाजिक संरचनावाद, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि सामाजिक संरचनावाद विचार विमर्श एवं सामूहिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल देता है। छात्रों के बीच, छात्र शिक्षकों के बीच सहयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। सहयोगी अधिगम गतिविधियों के कुछ उदाहरण समूह समस्या समाधान समूह या पूछताछ, अनुकरण एवं वाद विवाद है ये। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए 2020 से आपकी राष्ट्रीय शिक्षा NEP 2020 से 100% प्रश्न आएंगे, इसको सही से आप पढ़ लेना, देख लेना। सुझाव दिया है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको सुझाव दिया है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा तत्व और ज्ञान के कठिन स्थायीकरण पर आधारित होनी चाहिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होना चाहिए, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट है इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारा 2020 कहती है भारत की नई शिक्षा प्रणाली के उस दृष्टिकोण को रेखांकित करती है जो 5 स्तरों पर केंद्रित है। 5 स्तर आपका पहला है धारणीयता, पहला आपका धारणीयता, दूसरा है आपका पहुंच, तीसरा आपका गुणवत्ता, और आपका चौथा है एक्टिविटी, और 5वां है जवाबदेही। 5वां क्या है आपका जवाबदेही। ये आप 5 रेखा हमारे स्तंभों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति चलती है। और हमारा छठे की बात कर ले तो ये छठा है निरंतर सीखने को सुनिश्चित करना। लेकिन सीखने के लिए बच्चों को अपने परिवेश का पता लगाने में सक्षम होना जरूरी है कि जब वे प्यार एवं सुरक्षित महसूस करते हैं तो वे दुनिया की खोज शुरू करने का एहसास पाते हैं। इस तरह वे बढ़ते व सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट, छब्बीसवां प्रश्न है स्मृति विषय युक्ति कौन सी है। स्मृति विषय युक्ति कौन सी है, तो हम बात कर लेते हैं विषय युक्ति कौन सी है। स्मृति वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। संवेग के नियमन के लिए तकनीक नहीं, हमारा यही ऑप्शन सही है, क्योंकि वे हमारी ये तकनीक जो याद करने में मदद करती है। देखो निमोनिक्स जिसे हम बोलते हैं, निमोनिक्स ये निमोनिक्स स्मृति के हैं जो शिक्षार्थियों को सूचनाओं के बड़े चंक
को याद करने में विशेष रूप से विशेषताओं, चरणों, भागों आदि जैसी सूचियों के रूप में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अनुज कक्षा 3 को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। अनुज कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाता है। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को किसी भी विषय में परिचित करने के एकदम बाद ब्रेन स्टार्मिंग करवाता है। ये युक्ति निम्नलिखित में से किसे सम्मानित करती है? देखिए, बाद में ब्रेन क्या है, स्टार्मिंग करवाता है। तो ये युक्ति निम्नलिखित किस पर सम्मानित करती है? रख कर सीखना, आपका रख कर सीखना नहीं हो सकता। बी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। दृष्टिकोण जानना, समालोचनात्मक चिंतन, ये भी ठीक है। खोजबीन करना, ये भी ठीक है। तो हमारा चौथा ऑप्शन सही है इसका। देखिए, ये निर्देशात्मक मुद्दे, ये सवाल उठते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, अच्छा बुरा, या वे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, या हमें चाहिए के रूप में। तो देखो, क्रिटिकल थिंकिंग सक्रिय रूप से और कुशलता से अवधारणा को लागू करने या आपका विश्लेषण करने या संश्लेषित करने और या मूल्यांकन करने की बौद्धिक रूप से अनुशासित प्रक्रिया है, जो विश्वास एवं कार्यवाही के लिए एक गाइड के रूप में अवलोकन, अनुभव, प्रतिबिंब, तार्क या संचार से एकत्रित या उत्पन्न होती है। क्या होती है? उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 28वां प्रश्न आपका। कथन ए कह रहा है आपका, सभी बच्चे परीक्षार्थियों में अच्छे अंक लाएं। यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दावा पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक है। कारण क्या है इसका? अधिगम अर्थपूर्ण हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा महसूस करके सही विकल्प चुनें। तो अगर हम इसकी बात कर लें, ये भी सही है, ये तो सही है। अगर हम बात कर लें बी की, आर की कारण, तो ये भी सही है। मगर इसकी व्याख्या देखो, इसकी हम बात कर लें तो ए ऑप्शन, वो बी दूसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर व्याख्या नहीं करता ए की, आर ए की व्याख्या नहीं करता। वैसे ऑप्शन दोनों सही हैं। इसके बारे में जान लेते हैं। स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने के दबाव को छात्रों में तनाव या चिंता को बढ़ाता है। अच्छा प्रदर्शन करने का, अगर हम बच्चों से कहेंगे कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो क्या है, बच्चों से तनाव हो जाएगा और बच्चों में चिंता हो जाएगी कि सर हम पर प्रेशर डाल रहा है कि अच्छे नंबर लाने हैं। बढ़ाता है, जिससे शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य खराब हो जाता है। छात्र उच्च ग्रेड एवं शैक्षणिक सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता, स्कूल, शिक्षकों, समाज द्वारा स्वयं के दबाव को महसूस करते हैं। और घर पे भी आपने देखा होगा कि बेटा आपको इतने नंबर लाने ही लाने हैं, तो क्या हमारा वो प्रेशर या दबाव हो जाता है, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य या आपका तबीयत डाउन इस टाइप से चलता रहता है। भावनात्मक रूप से विकसित एवं विकासशील होने के लिए बच्चों को सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अलीजा जिसे परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अगर अलीजा परिस्थिति पूर्ण नियंत्रण करती है, असफल होने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? तो हम बात कर लेते हैं अध्यापक का, उसके प्रति पूर्व पक्षपात। डी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि शिक्षा में कौन सा नहीं, अध्यापक को उसके प्रति प्रभाव नहीं, ये नहीं हो सकता इसमें। उसकी योग्यता में कमी, अलीजा जिसमें परिपूर्ण नियंत्रण, परीक्षा में असफल होने के लिए उसकी योग्यता में कमी, या परीक्षा प्रश्न में कठिनाई, या दुर्भाग्य अध्यापक का उसके प्रति पूर्व ग्रहण या पक्षपात, किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देख लेते हैं इसका क्या। शिक्षा में नियंत्रण का अधिकतर आमतौर
पर यह दर्शाता है कि छात्र स्कूल में अपनी शैक्षणिक सफलता या विफल के कारणों को कैसे समझें। नियंत्रक के आंतरिक नियंत्रक वाले छात्र आमतौर पर मानते हैं कि उनकी सफलता का विफलता उनकी शिक्षा में उनके द्वारा किया गया प्रयास एवं कड़ी मेहनत का परिणाम है। तो हम उसकी योग्यता में कमी ही मानेंगे, टीचर को नहीं मान सकते इसमें हम। ये ऑप्शन ही सही है इसका। नेक्स्ट, अगर आप भी इसमें 29 में कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है इसमें सही, आप हमें बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पर भी जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसमें आपको 29 में का आंसर देना है, क्या सही है इसमें कि ए सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें। क्या अभिप्रेरित रहे उसे क्या करना चाहिए? तो हम बात कर लेते हैं, उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों को तुलना करनी चाहिए। एक ही ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, बी है बच्चों में डर चिंता, ये तो खत्म कर दो। भौतिक पुरस्कार देना चाहिए, ये भी खत्म कर दो। बच्चों की जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है, क्योंकि प्रेरणा अपने छात्रों को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि निम्नलिखित तरीकों से शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसका छात्र आंतरिक रूप से प्रेरित हो। उन्हें हमेशा एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रेरित करें। एक शिक्षक को अंतिम परिणाम को बजाय व्यक्तिगत रूप से सीखने की प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह दिखाकर कि ज्ञान वास्तविक जीवन में कैसा लागू होता है। समूह कार्य एवं प्रतियोगिता द्वारा एवं पुरस्कार की प्रणाली शुरू करके करने चाहिए। तो ये हमारा प्रश्न डी ऑप्शन सही है। ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, लास्ट खत्म हो गए आपके। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रखा है, इस पर भी आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो। और जो भी हम पीडीएफ पढ़ाते, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको 24 घंटे बाद इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिससे आप और रिवाइज कर सकते हैं। अगर प्रश्नों की बात हो तो इसके आंसर भी हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आप जो भी मित्र नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और हमारे यूट्यूब इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना। टारगेट हमारा CTET रहेगा, क्योंकि विद्यार्थियों दोस्तों KVS की विज्ञप्ति भी आ चुकी हैं। कर लो मेहनत, सफलता जरूर मिलेगी एक दिन। टेक केयर दोस्तों, बाय। कल आपकी मैराथन क्लास पे लाएंगे टॉपिक, शायद मैराथन क्लास कराएंगे आपको कल। बाय दोस्तों।